नमस्ते प्यारे साथियों। आपका एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 7 राशियों की तुलना की प्रश्नावली 7.3 जो कि चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है। चक्रवृद्धि ब्याज में जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी बैंक अथवा डाकघर जैसी संस्थाओं के पास जमा किए गए धन पर जो संस्थाओं द्वारा धन के अतिरिक्त हमें जो भुगतान किया जाता है, जिसे हम ब्याज कहते हैं। जब व्यक्ति धन उधार लेता है तो उसके द्वारा भी ब्याज का भुगतान किया जाता है। तो हम साधारण ब्याज का जो परिकलन है वो पहले से ही करना जानते हैं। लेकिन ये देखो, छोटे बच्चे क्या बोल रहे हैं। मेरे पिताजी ने कुछ धन 3 वर्ष के लिए डाकघर में जमा कर रखा है और प्रत्येक वर्ष धन की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक होती है। दूसरी बच्ची बोल रही है, हमारे पास बैंक में कुछ धन है और प्रतिवर्ष कुछ ब्याज इस धन में जुड़ जाता है, जिसे पासबुक में दर्शाया जाता है। जुड़ने वाला ये ब्याज हर वर्ष एक समान नहीं रहता, प्रत्येक वर्ष इसमें वृद्धि होती रहती है। साथियों, ये बच्ची बहुत शानदार बात बोल रही है। हुआ क्या कि दरअसल उस बैंक में एक बार हमने धन जमा करा दिया और अब क्या हो रहा है कि पहले वर्ष जो ब्याज आया उससे दूसरी वर्ष ब्याज अधिक आया है। मतलब दूसरे वर्ष के अंदर पहले वर्ष के ब्याज का भी ब्याज आया है और मूलधन का भी ब्याज आया है। तो मतलब जब ब्याज का भी ब्याज लगा लिया जाए तो उस समय जो लगने वाला जो ब्याज है वो चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। सामान्यतः लिया जाने वाला अथवा भुगतान किए जाने वाला ब्याज कभी भी साधारण नहीं होता है। ब्याज का परिकलन पिछले वर्ष की राशि पर किया जाता है और इस ब्याज का संयोजन चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। चलिए इसे हम समझते हैं। देखो ये चीज क्या है। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के अंदर हर वर्ष ब्याज आपको केवल मूलधन का ही मिलता है। मूलधन के अतिरिक्त यदि कोई भी धन है तो उसका ब्याज आपको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब पहले वर्ष का जो ब्याज है उसके ऊपर दूसरे वर्ष में आपको ब्याज नहीं मिलेगा, ब्याज केवल मूलधन पर ही मिलेगा। तो साधारण ब्याज में मूलधन प्रति समय चक्र, जो कि ब्याज चाहे वार्षिक लिया जा रहा है या मासिक लिया जा रहा है, हमेशा समान रहता है। और साधारण ब्याज का सूत्र क्या था? समय गुणा मूलधन गुणा दर बटा 100 या सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT/100। P का मतलब प्रिंसिपल मूलधन हो गया, R का मतलब रेट दर हो गई और T का मतलब टाइम या समय हो गया। चलिए आगे चर्चा करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज में प्रति समय चक्र, चाहे ब्याज दर हमसे वार्षिक ली जा रही है या प्रति माह ली जा रही है, 6 माही ली जा रही है, त्रैमासिक ली जा रही है, मूलधन प्रति समय विभाग चक्र मतलब एक साइकिल पूरा होने के बाद बदलता रहता है। चलो इसको एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं कि हमने 100 रुपए कोई धन उधार लिया है और 10% वार्षिक दर से हम लोग उसको लौटा रहे हैं। तो प्रथम वर्ष का ब्याज निकालते हैं। चलो प्रथम वर्ष का ब्याज, इसको साधारण ब्याज से ही करेंगे साथियों। तो मैं यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेता हूं। अपने यहाँ जो मूलधन है वो 100 रुपए है, दर हमारी 10% है, समय 1 साल के लिए है और जब मैं इसमें 100 का भाग दूंगा तो 100 का भाग 100 में चला जाएगा एक बार और 10 रुपए ब्याज आएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए आपके जो मूलधन है, दूसरे वर्ष का जो मूलधन है वो पहले वर्ष का मिश्र धन हो गया साथियों। पहले वर्ष का आपके मिश्र धन हो जाता है या अमाउंट हो जाता है। कैसे? कि पहले वर्ष के अंदर जो मूलधन 100 रुपए था उसमें अब आपको ब्याज जोड़ना पड़ेगा 10 रुपए और इस तरीके से दूसरे वर्ष जो ब्याज मिलेगा वो या दूसरे वर्ष के अंदर जो हमें ब्याज देना होगा वो 100 रुपए का नहीं, अब हमें 110 रुपए का देना होगा। तो जब मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूं तो SI2, इसको SI1 मान लेते हैं, पहला वर्ष का है तो SI2 है, उसके लिए अब अपना मूलधन 110 रुपए हो गया, दर अभी भी 10% चल रही है और समय अपना 1 वर्ष है। इसमें जब हम 100 का भाग देंगे तो 10 का भाग 100 में चला गया 10 बार और 10 का भाग 110 में चला जाएगा साथियों 11 बार। तो इस तरीके से दूसरे वर्ष जो अपना ब्याज आएगा वो 11 रुपए आ रहा है और प्रथम वर्ष का जो ब्याज है वो 10 रुपए था। कहने का मतलब मूलधन 100 रुपए था तो 100 रुपए का ब्याज तो 10 रुपए हो गया और इन 10 रुपए पर भी जो पहले वर्ष के अंदर अतिरिक्त जुड़े थे उनका भी 1 रुपए ब्याज जुड़ के, और इस तरीके से ये जो पूरा ब्याज का संकलन है वो अब हमारे 10 और 1 11 रुपए हो गया दूसरे साल में। तो इस तरीके से पहले साल के आपके 10 रुपए और दूसरे साल के 11 रुपए, मतलब 2 साल बाद हमें
कुल 21 रुपए ब्याज और ब्याज सहित जो कंपाउंड अमाउंट है अपना वो 121 रुपए चुकाना होगा। तो इस तरीके से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का जो है वो आपके परिकलन कर सकते हैं। और इसको आगे एक उदाहरण में भी समझाया गया है कि यहाँ तो साधारण ब्याज के अंतर्गत बात चल रही है। साधारण ब्याज में प्रथम वर्ष के अंदर 10% की दर से 100 रुपए का जो ब्याज मिश्र धन 110 बन गया। और पहले वर्ष के अंदर भी चक्रवर्ती ब्याज में भी गणना है वो साधारण ब्याज की तरह ही होती है, लेकिन दूसरे वर्ष में जो मूलधन है वो देखो साधारण ब्याज में तो 100 रुपए ही है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में 100 रुपए तो आपके पहले वर्ष का मूलधन और 10 रुपए उसका ब्याज जुड़ करके 110 रुपए अब दूसरे वर्ष का मूलधन है। तो यहां साधारण ब्याज में जहां फिर से 100 रुपए पर 10 रुपए ही ब्याज लग रहा है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में 110 रुपए पर ब्याज है वो 11 रुपए लग रहा है। और इस तरीके से दूसरे वर्ष के अंत में जो राशि है वो साधारण ब्याज से पहले अपने देखो यहाँ 100 रुपए थी, फिर 10 रुपए पहले वर्ष का ब्याज, 10 रुपए ही दूसरे वर्ष का ब्याज, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में पहले वर्ष मूलधन 100 रुपए था, उसका ब्याज 10 रुपए। तो इस तरीके से एक वर्ष बाद 110 बन गई और दूसरे वर्ष में ब्याज 110 रुपए पर लिया, तो इस वजह से वो 11 रुपए आया है, जैसा कि हम यहाँ ज्ञात कर चुके हैं यहाँ। ठीक है, तो चलिए 11 रुपए ब्याज मिला करके अब यहाँ दूसरे वर्ष बाद वो राशि है वो 121 रुपए हो जाएगी। इसी प्रकार तीसरे वर्ष की बात करें तो तीसरे वर्ष में जहां साधारण ब्याज से तो मूलधन 100 रुपए पर 10 रुपए ही ब्याज लिया जाएगा और मिश्र धन अपने 130 हो जाएगा। वहीं चक्रवृद्धि ब्याज में अब यहाँ मूलधन हो गया 121 रुपए और दर 10% है। और इसमें जब हम 100 का भाग देंगे, समय एक वर्ष ही है, चलिए तो ये हो गए अपने 10 का भाग 100 में चला गया 10 बार, और 10 का भाग जब 121 में देंगे तो 12.1 रुपए आएगा, 1 रुपए आएगा साथियों। तो ये हो गया 12.1 या 12.10 रुपए। अब जो पूरा मिश्र धन है 3 साल बाद हम संकलित करें, 3 साल बाद कितना धन हमें लौटाना है वो देखें, तो हमने 100 रुपए उधार लिए थे, 10 रुपए पहले साल का ब्याज, 11 रुपए दूसरे साल का ब्याज और 12 रुपए और 10 पैसे तीसरे साल का ब्याज। तो इस तरीके से ये 1010 और ये हो गए 3 3 और 1, तो 133 रुपए और 10 पैसे हमें वापस लौटाने होंगे। इस तरीके से हम लोग चक्रवर्ती ब्याज के बारे में गणना करते हैं। चक्रवर्ती ब्याज का उपयोग जहां आपके जनसंख्या में वृद्धि होगी या कमी होगी उसको दर्शाने के लिए, किन्हीं जीवाणुओं या रोगाणुओं की वृद्धि होगी या किसी भी प्रकार के जीव की वृद्धि होगी तो उसको दिखाने के लिए, और किसी भी वस्तु का मूल्य ज्ञात करना हो यदि हमें मध्यवर्ती वर्षों में उसके मूल्य में वृद्धि अथवा कमी दे रखी हो। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न एक्सरसाइज का, जिसमें हमें जो दर है वो 5% वार्षिक दे दी साथियों। बहुत बढ़िया काम किया इसने। 2003 के अंत में जो जनसंख्या है वो 54,000 दे दी, समय बचाने के लिए मैंने सीधा लिख दिया। अब क्या बोल रहा है हमें पहला कि 2001 में जनसंख्या, 2001 के बाद में जो जनसंख्या थी वो कितनी थी वो हमें बतानी है। तो साथियों 2003 से पहले 2002 और 2002 से पहले 2001, तो यहां जो गणना है वो हम 2 वर्ष की करेंगे। तो अपना यहाँ जो समय है वो 2 वर्ष हो गया साथियों, समय 2 वर्ष हो गया। तो चलिए समय भी लिख लिया जाए, समय है हमारे पास 2 वर्ष। अब हमें यह मालूम नहीं है कि शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, तो हम मान लेवें कि माना कि वर्ष 2001 के अंत में अपनी जो जनसंख्या है वो x है, x मान ली हमने, बहुत बढ़िया काम किया। अब हम जानते हैं, देखो यह क्या है कि देखो चूंकि जनसंख्या वृद्धि की जो गणना है साथियों वो चक्रवृद्धि ब्याज से की जाती है। कहां पढ़ा हमने, या पढ़ा देखो जनसंख्या में वृद्धि या कमी जो भी बतानी है। अब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अपना मूलधन क्या है, मूलधन हो गया अपने पास अब यहाँ x 2001 वाला, जो कि 2 साल बाद में बढ़ करके 54,000 हो गया। तो ये 2003 में बढ़ करके अपने 54,000 हो गया। 54,000 अपने यहाँ 2 वर्ष बाद मिश्र धन हो जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन। समय हमारे पास 2 वर्ष है, दर हमारे पास 5% है। तो अब हमें डरने की क्या जरूरत है, सीधा इसको हल कर दे में। तो यहाँ हमने 2001 के अंत में जनसंख्या x मानी है और फिर चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाएं तो 100 प्लस अपने हो जाएगी दर 5%, इसमें भाग दे देंगे अपन 100 का, इसकी घात समय कर देंगे 2 वर्ष, और इस तरीके से ये आगे जाके अपने हो जाएंगे 54,000 साथियों। चलिए इसको लेते हैं अगली स्लाइड पर। तो यहां x का तो मैंने x रहने दिया, गुणा 105 को मैं 2 बार लिख दूं, 105/100 गुणा 105/100, और बराबर में अपने चल रहा है 54,000। भला ही रो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 का भाग 100 में चला जाएगा 20 बार,
और 105 में चला गया साथियों 21 बार। फिर से इस 100 में 20 बार और इस 100 में 21 बार। तो इस तरीके से जो अपना x है वो हो गया 54,000 और 20 गुना 20 x के साथ भाग में थे वो आ गए इधर गुणा में, और 21 गुना जो 21 वो उधर गुणा में था वो आ गया इधर भाग में। तो 21 में 3 का भाग 7 बार और 3 का भाग 54 में चला जाएगा 18 बार, और फिर से 21 में 3 का भाग 7 बार और 18 में चला जाएगा 6 बार। तो 6 और ये 3 जीरो हो गए अपने 6,000 साथियों। तो 6,000 गुणा ये 2 दूनी 4 और पीछे 2 जीरो तो मतलब हो गए 400 और बट्टे में हो गए 49। तो इस तरीके से जो अपना x है वो 1 2 3 4 और 5 और 6 चौक 24। तो इस तरीके से जब मैंने आपके यहाँ 24 लाख के अंदर 49 का भाग दिया तो 24 लाख में 24 में 49 का भाग जाता नहीं था, तो पहले 3 डिजिट लिए 240, उसमें भाग चला गया आपके 4 बार, आ गए 196, पीछे बच गए 44, अगला मैंने यहाँ जीरो ले लिया तो हो गए 440। अब 49 का पहाड़ा 9 बार बोला जाए तो 441 आते हैं, जो कि 440 से ज्यादा है, तो अपन 8 बार ही बोलेंगे, 392 आ जाएंगे। 440 में से 392 घटा दिए, पीछे बचे 48, या अगला जीरो ले लिया हमने तो ये हो गए 480। अब भाग चला गया राजी खुशी 9 बार तो 441 आ गए। 480 में से 441 घटा दिए, पीछे बच गए 39, फिर हमने अगला जीरो ले लिया 390 हो गए। 390 में भाग चला गया 7 बार, 343 आ गए, पीछे बच गए 47। अब जो आखिर में एक जीरो और बचा था उसको भी ले लिया तो 470 हो गए, और इसमें भाग चला गया अपने 41 बार, भाग चला गया अपने 9 बार। तो इस तरीके से 441 आ गए, और साथ 470 में से 441 घटाए। अब अपने पास आगे कोई संख्या है नहीं तो हमने राजी को सीधा दशमलव लगा करके और यहाँ 290 कर दिया, भाग चला गया 5 बार, आगे 245, पीछे बच गए 45, दशमलव लगा हुआ है, एक जीरो और लगा दिया, 450 में चला जाएगा 9 बार। तो इस तरीके से जब हमने भाग दिया तो ये भाग गया है 48,979.59 बार। तो साथियों, जनसंख्या है ये कभी भी आधी अधूरी नहीं होती है, तो इस वजह से जब इसको लगभग राउंड फिगर करेंगे, हम सन्निकट में लेंगे तो दशमलव के बाद ये 5 से बड़ा है 5 9 तो एक आदमी बढ़ा देंगे, तो इस तरीके से ये 48,980 आदमी है वो अपना लगभग इसमें आंसर सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। चलिए देखिए इसी का दूसरा प्रश्न, जिसमें हमें वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी वो बतानी है। तो 2003 के अंत में अपना जो मूलधन मान लेंगे या 54,000 है, समय 2003 के बाद 4 और 5 2 वर्ष हो जाएंगे, दर अपनी 5% है। तो यहाँ 2005 के अंत में या 2005 में जो जनसंख्या है वो अपनी क्या हो जाएगी, उसके लिए अपना जो मूलधन है वो तो 54,000 हो गया 2003 वाला, फिर 100 प्लस दर करेंगे तो 105 हो जाएगा, बट्टे में 100 घात 2 करेंगे, इसके बजाय सीधा मैं इसको 2 बार लिख ही दूं साथियों, तो ये मैंने 2 बार लिख दिया। अब इसको ध्यान से देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है 1 2 3 ये ऊपर वाले हो गए तीनों ही जीरो अपने फ्री। अब 5 का भाग इसमें चला गया 2 बार और 5 का भाग चला जाएगा इसमें 21 बार, और 2 का भाग है वो आपके 54 में चला जाएगा 27 बार साथियों। अब क्या किया जाए, अब 21 का पहाड़ा बोले 7 बार तो 21 सातों 147, और हासिल में चले गए अपने 14, और 21 का पहाड़ा बोला 2 बार, 21 दूना 42 और 14 हो गए 56। तो 567 को जब हम 105 से गुणा करेंगे 59,535 आ जाएंगे साथियों। कैसे, आप चाहो तो जांच भी कर सकते हो, ये 567 है, इसको 105 से गुणा करेंगे तो 7 5 35 हासिल की 3, और 6 30 और 3 33, फिर से हासिल की 3, और पचूड़ी 25 और 3 हो गए साथियों 28। जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो उसको जीरो जीरो लिख के कोई राजी होने से मतलब नहीं है, अगला गुणा कर ले हम 1 से, और यहाँ डबल क्रॉस लगा देवे, 1 को 7 से गुणा कर दिया 7, 6 से गुणा कर दिया 6, और 1 को 5 से गुणा कर दिया 5, इनको जोड़ा तो ये 5, ये हो गए अपने 3, 8 7 15 हासिल 5, हासिल की 1, 1 और 2 3 और 6 9 और 5, तो 59,000 अपने 535 हो गए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमें क्या बोल रहा है, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या में 2.5% की वृद्धि हो रही है साथियों। तो जो दर है अपनी वो हो गई 2.5%। बहुत बढ़िया बात है।
बैक्टीरिया की संख्या 2.5 प्रति घंटे बढ़ रही है। समय चक्र अपना घंटे में है, कोई बात नहीं। यदि प्रयोग के शुरू में जो संख्या थी, अपना मूलधन की बात करें, शुरू में चक्रवर्ती ब्याज से इसकी गणना होगी, वो अपने यहाँ 5 लाख और 6 हजार है साथियों। बहुत बढ़िया बात है। तो हमें जो समय दे रहा है वो दे रहा है 2 घंटे बाद गणना करके बतानी है। तो इसमें भी चक्रवर्ती ब्याज से अपनी जो बैक्टीरिया की संख्या है वो मिश्रधन हो जाएगी। तो 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या, 2 घंटे बाद जब हम बैक्टीरिया का आकलन करेंगे तो मूलधन मतलब 2 घंटे पहले कितनी थी, मूलधन अपना हो गया 5,06,000। और अब हम क्या करेंगे, 100 में जब 102.5 जोड़ूंगा तो वो हो जाएगा 102.5 बटे 100। और इसकी घात 2 है साथियों, तो इसको अपन 2 बार लिख दे में 102.5 बटे 100। अब आप ध्यान से देखेंगे, यहां से दशमलव हटाएंगे, जीरो नीचे जीरो लग जाएगा एक, यहां से भी दशमलव दशमलव हटाओगे तो नीचे एक जीरो लग जाएगा। तो यहाँ अपने ये वाला जो हजार है इसके 3 जीरो है, 1 2 3, ये 5,06,000 में तीनों ही जीरो हो गए फ्री। अब ये जो 1 हजार है, इसमें साथियों मैं 5 का भाग दूं तो ये चला जाएगा 200 बार, और 5 का भाग चला गया 1,025 के अंदर दिया तो 5 दूनी 10, 2 में जाएगा नहीं जीरो, और 25 में चला गया 5 बार। इसमें फिर से 5 का भाग दिया, ये 5 का भाग चला गया साथियों अपने 40 बार, और यहाँ 5 का भाग चला गया अपने 205 बार। आगे जब हम इसको देखें तो 40 के अंदर आपके 2 का भाग चला गया 20 बार, और 2 का भाग 506 में चला गया अपने 253 बार। तो 253 को गुणा करवाना है 205 गुणा 205 से, और फिर उसके अंदर भाग दे देना है लास्ट में 20 का साथियों। तो चलिए देखते हैं गुणा। तो साथियों 205 को 205 से गुणा किया तब आया 42,025। 42,025 को जब 253 से गुणा किया तो इसमें मैंने साथियों 20 का भाग दे दिया, जो चला गया आपके 5,31,616.25 बार। तो यह मैं लिख देता हूं, अब आपके इसको हल करने के बाद 5,31,616.25। दशमलव के अंदर आपके बैक्टीरिया होते नहीं और दशमलव वाला 5 से छोटा है, तो इसको लिख लेंगे 5,31,616 आपके लगभग। ये अपना करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं आखिरी प्रश्न, जिसमें कोई एक स्कूटर है। स्कूटर का जो मूल्य है, स्कूटर का जो मूल्य है वो हमें दे दिया यहां पर 42,000 रुपए साथियों। बहुत बढ़िया बात की। उसका जो 8% की दर से है वो अवमूल्यन हो रहा है। 8% की दर से अवमूल्यन का मतलब होता है मूल्य घटना साथियों। तो 1 वर्ष बाद समय हमें 1 वर्ष दे दिया, तो समय हो गया अपने पास यहाँ 1 वर्ष। 1 वर्ष बाद हमें क्या करना है, उस स्कूटर का मूल्य ज्ञात करना है। तो अवमूल्यन के अंदर दर माइनस में हो जाती है, तो इसको -8 की तरह काउंट करेंगे, और ये भी आपके चक्रवर्ती ब्याज से ही होगा। तो आप इस स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं कि किसी भी वस्तु के मध्यवर्ती वर्षों के अंदर जब भी वस्तु का मूल्य ज्ञात करना होता है तो उसके लिए उसकी वृद्धि या फिर आपके अवमूल्यन के लिए चक्रवर्ती ब्याज की गणना करते हैं। तो आपके 1 वर्ष बाद जो स्कूटर का मूल्य है, स्कूटर का जो आपके मूल्य है वो हो जाएगा 42,000, उसका जो मूल मूल्य था वो, और अवमूल्यन हो रहा है तो 100 में से हम लोग 8 घटा देंगे और 100 का दे देंगे भाग। समय 1 वर्ष है तो घात 1 ही रखेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कट गए, तो ये तो हो गया 420, और इसको गुणा करवाना है 100 में से 8 घट गए तो 92 से साथियों। तो इस तरीके से ये जीरो तो मैं सीधा ही लिख दूं, और 92 को 42 से गुणा करवा देते हैं, तो ये हो गए 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, और फिर 4 को गुना करवाएं तो 4 दूनी 8, और ये हो गए 9 चौक 36। इनको जब जोड़ें तो 4, 8 और 8 16, असल की 1, 1 और 1 2, 2 और 6 हो गए 8 और 3, तो ये मैंने लिख दिया 3864। तो इस तरीके से 1 वर्ष बाद जो मूल्य है वो 38,640 रुपये रह जाएगा, जो कि अपना एकदम एक्यूरेट आंसर है। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथी।